हेलो गाइस, ब्रह्म गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानव सिंह स्वागत करता हूं। देखो मैं लेके आया हूं। अभी तक मैंने काफी हद तक एनालिसिस करा दिए हैं। आज जो एनालिसिस है वो है 5, 6, 7 मार्च का, राइट। तो क्या पढ़ के जाना है, जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका आगे एग्जाम है, तो क्या पढ़ के जाना है, किस बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीजें इस पर डिस्कस की जाएंगी, राइट। तो वही एनालिसिस है जो पेपर रिसेंटली हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी जितनी भी जानकारी जुटा पा रहा हूँ तो आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम 5 से 7 का जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा को कौन सी अनुसूची से संबंधित है। जो भाषा है वो कौन सी सूची से संबंधित है, राइट। अनुसूची पूछी है तो भाषा किस अनुसूची में जोड़ा गया है, पहला पॉइंट है। तो राइट, मैंने कहा था कि ये अनुसूची, देखो आर्टिकल्स, अनुसूची, ठीक है, आर्टिकल हो गया, अनुसूची हो गई, राइट। और जो पर्टिकुलर है, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उनसे रिलेटेड डाटा, इतना आपको इसमें इससे पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये भाषा को किस अनुसूची से संबंधित है या किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो ये है भाषा भारतीय संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची से संबंधित है, कौन सी 8वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। कितनी? 22, ठीक है, ये पॉइंट याद रखने वाला। 8वीं अनुसूची के बारे में अगर देखें तो यह अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है और इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी भाषा हैं वो भी आपको याद रखने। तो इसमें असमिया है, ठीक है, बांग्ला है, ठीक है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, ठीक है, हाँ, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, और पंजाबी है, संस्कृत है, संताली है, सिंधी सिंधी है, राइट, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू। ये भाषाएं जो कि शामिल की गई। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, ठीक है। तो याद रखना कि भाषा कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो भाषा 8वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। तो मैंने कहा ना, मैं रियल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और रियल क्वेश्चन है ठीक है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अच्छी से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। अब आपको देखना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा ना, आर्टिकल से याद कर लो भाई। पॉलिटी से आर्टिकल और अनुसूची, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में आया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें ये क्वेश्चंस आए ना हो, ठीक है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, राइट। क्या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, ठीक है, और 17 में समानता का अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। तो समानता का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल से याद रखने, 14, 15, 16 एंड 17, ठीक है। ये क्या है? ये इसमें समानता का अधिकार का वर्णन है, जिसमें क्या है, जन्म है, जाति है, धर्म है, लिंग है, नस्ल है या जन्म स्थान है, इससे रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं कर सकता, वो प्रतिबंधित है, ठीक है। तो याद रखना, ओके, समझिए इतनी बात को। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 5वीं अनुसूची। देखो 5वीं पूछ ली, पहले 8वीं, अब घुमाया है कि भाषा किस में जोड़ा गया, तो 8वीं बता दिया। अब 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाई 5वीं जो अनुसूची है वो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो पूर्वी एरिया है, समझ गए, को छोड़कर बाकी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर संबंधित है। तो कौन सा एरिया छोड़ना है? जो पूर्वी एरिया है उनको छोड़कर, उनके, ठीक है, छोड़कर बाकी जो राज्य हैं उनमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ओके, समझे 5वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो दिमाग में एक बार चढ़ा लो, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार प्लीज सारी अनुसूची उठाओ और पढ़ लो, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अब नदियों में क्या है? नदियों में ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां या गंगा के बारे में या यमुना के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। तो एक बार क्या है कि आपको वो नदियां एक बार पढ़ना चाहिए, राइट। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है, राइट। क्वेश्चन आया था कि गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। बट मैं क्या बता दे रहा हूँ, कौन सी उसकी सहायक नदी है, तो नहीं, आप खुद पकड़ लोगे, राइट। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? यमुना है, ये तो आपको पता है, रामगंगा है, ये भी पता है, घाघरा है, ये भी आपको पता है, गंडक, ये भी आपको पता है, कोसी, ये भी आपको पता है, महानंदा, ये भी, और सोन। ये क्या है? ये गंगा नदी की क्या है? सहायक नदी शामिल है। कौन कौन? एक बार याद करना है, यमुना, सॉरी, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंद, हाँ, महानंदा और सोन, ठीक है। तो ये क्या है? ये गंगा नदी की क्या है? सहायक नदी है। अब क्वेश्चन चाहे जैसा आ जाए वो आप
खुद कर सकते हैं गंगा नदी से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी भाई कुछ नहीं है, सिंधु घाटी बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट है। आप एक बार उठाएंगे, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसका आपको 10 का एग्जाम है, 12 को, 11 को, जिसका भी लगे एग्जाम है, वो आराम से पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, भाई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको सब पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राइट। ये सब पॉइंट आपको एक एक करके मानव कंकाल कहाँ से मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, राइट, जो घड़ा होता है वो कहाँ से मिले, तो इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट एक बार सिंधु घाटी सभ्यता उठा लो और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले साल 1924 में किसने की थी, सर जॉन मार्शल ने की थी। उस समय वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने पुरातत्वविदों की एक टीम का नेतृत्व किया था। तो कब खोज हुई, 1924 को, पहला पॉइंट। और किसने की थी, तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले, किसने की थी, जॉन मार्शल ने। फिर उनकी टीम थी, तो उनकी टीम के अंतर्गत कौन कौन आते थे, राखलदास बनर्जी आते थे, राइट। तो वो सारे आपको एक एक करके याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखो, सन 1924 में इसकी खोज हुई थी, जॉन मार्शल ने की थी, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, रविशंकर किससे संबंधित है, जो रविशंकर है, देखो ये किससे आ गया, ये वादक हो गया, संगीतकार हो गया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध क्या है, भारतीय सितार वादक है। ये क्वेश्चन आया था कि रविशंकर किससे संबंधित है, तो सितार वादक से संबंधित है और संगीतकार है, ठीक है, थे, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। जिन्हें किस लिए जाना जाता है, भारतीय संगीत के दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है। भारतीय संगीत को क्या लोकप्रिय बनाया था, उसलिए उन्हें जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इस याद रखना, ओके। इसके बाद अगले क्वेश्चन, अब मौर्य साम्राज्य आ गया। भाई मौर्य साम्राज्य से आप क्या करना, पढ़ लेना। मौर्य साम्राज्य से मैंने पिछला भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आया था, राइट। तो मौर्य साम्राज्य भी आपको पढ़ना है, समझिए इतनी बात को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अगला क्वेश्चन है, भारत में एयरपोर्ट कितने हैं, भाई एयरपोर्ट बता दो भारत में कितने हैं, क्वेश्चन कितना अच्छा है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में वर्तमान में कितने 487 एयरपोर्ट या हवाई पट्टी हैं, ठीक है। इनमें से 137 एयरपोर्ट का प्रबंधन एएआई करता है, ठीक है। तो 137 का कौन करता है प्रबंधन, कौन करता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एएआई, ठीक है। और टोटल एयरपोर्ट कितने हैं, 487, याद रखना है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला, अनुच्छेद 32, देखो अनुच्छेद 32 कई बार पूछ लिया आपको एग्जाम में, ठीक है। अनुच्छेद 32 मैंने कहा ना, आर्टिकल से एक बार भाई लोगों पढ़ लो, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 क्या कह रहा, अनुच्छेद 32 को ध्यान से और अच्छे वे में पढ़ने की कोशिश करिएगा। अनुच्छेद 32 भारत भारत के संविधान का अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में सम्मिलित है, ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत क्या क्या आता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से कानून उपचार लेने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। तो आपको समझ गया कि जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और उच्च न्यायालय के कानूनी उपचार के लिए अधिकार है, ठीक है, अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 32 समझ गए कि आर्टिकल 32 क्या बोल रहा है, तो आर्टिकल 32 बोल रहा कि भैया जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से कानूनी उपचार लेने का अधिकार है इसमें, ठीक है, समझिए तुम बात को। हाँ, चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 1857 की क्रांति में लखनऊ, देखो मैंने कहा, देखो सिंधु घाटी सभ्यता बता दिया, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे, समझे। 1857 की क्रांति, भाई इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे, हिस्ट्री का ये पोर्शन बता रहा हूँ भाई, एक बार उठा के दोनों पढ़ लो। अगर आपका बिल्कुल आपने अगर पढ़ाई की है तो ये आपको पढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा, राइट। रिवाइज कर लो अगर रिवाइज भी नहीं किया, ओके। तो 1857 की क्रांति में लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, हाँ, लखनऊ से किसने विद्रोह किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजेश, हाँ, कद्र को अवध का क्या शासक घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो क्या किया था भाई, 1857, देखो कुछ कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं। देखो अगर मैं पढ़ने में थोड़ा सा कमियां भी छोड़ देता हूँ, तो आप क्या करो, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, राइट। और वहां पर मैं ये पीपीटी है और या पीडीएफ है जो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ब्रह्मा गुरुकुल के नाम से है। एक सेकंड में लिख देता हूँ, BRAHMA ब्रह्मा गुरुकुल,
ठीक है, ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप। इसमें क्या है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप अपने बेस से भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ता हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करा सकूं। ठीक है, तो देखो, उनके नाबालिग पुत्र कौन था, ब्रजेश कद्र को अवध का शासक घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। किसने किया था लखनऊ से, बेगम हजरत महल। कानपुर से बता दो जल्दी कमेंट करके, कमेंट करो कानपुर से किसने किया था। जो भी बच्चे क्लास देखते हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं, कानपुर से किसने किया था, झांसी से किसने किया था। चलो ये और एक और बताओ, जगदीशपुर से किसने किया था। ये तीनों का कमेंट करके आप एक बार आंसर दे दो। ठीक है, और बाकी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे तभी मैं मानूंगा कि हाँ आप क्लास देख रहे हैं और आप सीरियस हैं एग्जाम के लिए। चलेगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, शुरुआत लिखा है, हाँ शुरुआत कब हुई थी। भाई डाक सेवा सबसे पहले कब आई थी, ये पूछा गया। तो भारत में डाक प्रणाली भारतीय डाकघर अधिनियम 1854 में, याद रखना 1854 के साथ अस्तित्व में आई। तो 1854 में भारत में डाक की शुरुआत हुई। उसी वर्ष रेल डाक सेवा की शुरुआत थी। भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चीन तक एक समुद्री डाक सेवा प्रारंभ भी की गई थी उस टाइम। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो उसी समय क्या है, रेल डाक सेवा की शुरुआत की गई थी कब, 1854 के तहत या 1854 में। ठीक है, और उसी समय डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। ओके, चलिए इतने बात को, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला देखो, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। देखो भाई, पहली पंचवर्षीय योजना पूछ ली तो पहला तो आपको याद रखना कि कब आई थी, 1951 से 1956। डेट याद रखना, 1951 से कितना, 1956, ये याद रख ली। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो 1951 से 1956 तक चली, देश के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध और अन्य समस्याओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने हेतु कृषि बुनियादी उद्योगों को मजबूत करते हुए देश को देश का पुनर्निर्माण करना था। तो क्या उद्देश्य था कि मतलब जब क्या हुआ था, देश के विभाजन हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध और अन्य समस्याओं से उत्पन्न जो चुनौतियां थी उनका समाधान करना था, और कृषि और बुनियादी उद्योगों को मजबूत करके और क्या करना था, देश का पुनर्निर्माण करना था। ठीक है, तो याद रखना कब से कब आई और क्या उद्देश्य था, ये दोनों मैंने पॉइंट बता दिया। ये रियल क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया, ठीक है, तो जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तब उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो तो कौन थी, इंदिरा गांधी। याद रखना कौन थी, इंदिरा गांधी। ओके, समझिए इतनी बात को। तो 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो ये नंबरिंग है, ये गलत डली है सब में, तो इसको इस पे ज्यादा मत जाना। हाँ, मंजीरा किससे संबंधित है, ठीक है, मंजीरा किससे संबंधित है, तो मंजीरा एक भारतीय लोक एवं धार्मिक संगीत वाद्य यंत्र है। मंजीरा क्या है, मंजीरा आपने सुना होगा, जो दो छोटी खोखली धातु की कटोरियों से बना होता है, जिन्हें आपस में टकराकर बजाया जाता है, जिससे एक विशिष्ट ताल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मंजीरा आपने सुना होगा, गांव से अगर कहे मंजीरा बजा लो, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मंजीरा छोटे छोटे होते हैं, अपन बजाते हैं जब अपन पूजा करते हैं, है ना। तो वो एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, धार्मिक संगीत का एक वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी, राइट। जो मौर्य काल है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, तो ग्राम थी, ये सबसे छोटी इकाई थी। इसका जो प्रधान था वो क्या कहलाता था, वो ग्रामिक कहलाता था, याद रखना। ओके, समझिए इतनी बात को, बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे वे में समझते चलना। ओके, समझिए। हाँ, और इसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे। भाई पंचतंत्र पुस्तक के लेखक बताना है कि कौन थे। तो आपको आप सभी बच्चे एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे। हाँ, महामहोपाध्याय पंडित सदाशिव शास्त्री के अनुसार, राइट, किसके अनुसार, पंचतंत्र के जो रचयिता थे विष्णु शर्मा। बस आपको सीधे याद रखना, पंचतंत्र के जो पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे, विष्णु शर्मा। ठीक है, कौन थे, विष्णु शर्मा थे। और विष्णु शर्मा चाणक्य का एक दूसरा नाम था। ठीक है, अतः पंचतंत्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुई थी। इसकी हाँ रचना काल कब था, तो याद रखना 300 ईस्वी। ठीक है, किसके शासन काल में, चंद्रगुप्त के शासन काल में। तो याद रखना विष्णु शर्मा, याद रखना, और कब, तो ये भी याद रखिएगा।
और एक इसका दूसरा नाम था विष्णु शर्मा, चाणक्य का ही क्या था दूसरा नाम था। तो ये भी पॉइंट याद रखना। ओके, समझे इतनी बात को? नहीं समझे? हाँ। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो कि मैंने कैसे क्लास ली है। जो भी है आपको अगर सही लगती तो सही और गलत भी लगती तो वो भी कमेंट किया करें। मैं जितना और लेकिन सजेस्ट भी किया करें, सर आप थोड़ा सा और बेटर पढ़ाने की कोशिश करो, ऐसा करो। राइट, मैं हर तरीके से आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। हाँ, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो स्कर्वी रोग की बात करिए तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यह एक पोषण संबंधी विकार है, ठीक है। विटामिन सी की कमी के कारण शरीर में हाँ कोलेजन का निर्माण सही से नहीं हो पाता है। कोलेजन हड्डी, त्वचा और मांसपेशियां और रक्त वाहिकाओं के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यह एक कैसा पोषण संबंधी विकार है। विटामिन सी की कमी के कारण शरीर में कोलेजन का निर्माण सही से नहीं हो पाता। कोलेजन हड्डी, त्वचा, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाओं के लिए जरूरी होता है। ओके, समझिए इतनी बात को? तो स्कर्वी रोग तो आप समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1976 में 42वां संविधान संशोधन कौन से मतलब जब 1976 में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, ये पूछा गया है बस। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A याद रखना, क्या जोड़ा गया था? 51A जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के लिए क्या थे 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 51A, ठीक है, और जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, समझे? हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? रुद्रदामन को किस युगुप्त, जो रुद्रदामन है को किस गुप्त शासक ने हराया था, ठीक है, तो ये बताना है। तो हाँ, नहीं, इसका आंसर गलत है, ठीक है। रुद्रदामन, इसका आंसर आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ये तो मैंने कॉपी करके वो वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ, इसका आप क्या करो, आप क्वेश्चन को खुद एक बार सर्च कर लो कि रुद्रदामन को किस गुप्त शासक ने हराया था, ठीक है। हाँ, पंचतंत्र वाला अपन ने कर लिया। तो मेरे हिसाब से आज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी क्लास देखता है, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे सपोर्ट करें थोड़ा सा, मैं चीज़ों को लेके और ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूंगा। और आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जितना हो सकेगा मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, आपने बहुत सारा प्यार दिखाते हो आप लोग, बस मतलब वीडियोस देख के चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मैं मायूस नहीं होने दूंगा, जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की मतलब देने की कोशिश पूरी करूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। हाँ, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को एक बार लाइक कर दें, ठीक है। और मैं जल्दी से जल्दी जो आगे एग्जाम होंगे उनके भी सॉल्यूशन लेके जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम अगली क्लास में एक अच्छी एनर्जी के साथ, और आप लोगों से मैं जुड़ा रहूंगा। एक बार आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, BRAHMA ब्रह्मा गुरुकुल, ठीक है, इस नाम से है। मैं यही बताऊंगा कि एक बार आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको क्या है कि जितना भी कंटेंट है वो आप पीडीएफ रूप में प्रोवाइड हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप आराम से उसको पढ़ भी सकते हैं। और इसी चैनल पर रेगुलर बेस पे क्लासेस भी चल रही हैं, और भी टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो आप उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। एकदम फ्री रहेगा, अभी कोई पेड नहीं रहेगा, आपको सब कुछ डाटा एकदम अच्छे वे में मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक अच्छी एनर्जी के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।